वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। किसी कारणवशात थोड़ा विलंब हुआ, आप लोग परेशान हुए। चलिए अब हम जुड़ते हैं। मित्रों, हम पूर्व का जो व्याख्यान था, ये तीसरा व्याख्यान आपके सम्मुख प्रवर्तित हो रहा है। मुझे उम्मीद है छायावाद बिल्कुल आपके मस्तिष्क में भली भांति स्थापित हो रहा है। इसका रोपण मैं जैसा करना चाह रहा हूं वैसा आप तक ये पहुंच रहा है। साथियों, पूर्व का जो व्याख्यान था उसमें हम आलोचकों की दृष्टि में छायावाद क्या है, कौन से आलोचक ने छायावाद को लेकर के क्या बात कही, इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। मित्रों, आज का ये जो व्याख्यान है इसमें दो चीजें हम ले रहे हैं। ये छायावाद भाग 3 है और इसमें दो चीजों की हम बात करेंगे। मित्रों, एक तो छायावाद के संदर्भ में स्मरणीय तथ्य क्या है। छायावाद के संदर्भ में स्मरणीय तथ्य, जिसको हम महत्वपूर्ण तथ्य कह सकते हैं, ये तथ्य जो हैं वैसे सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन विशेष करके सेकंड ग्रेड और टीजीटी, एमपी वर्ग फर्स्ट जो है इत्यादि जो वैकेंसी जो है उसके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, छायावाद की प्रवृत्तियां, जिसे हम महत्वपूर्ण रूप से पढ़ेंगे, विशेष रूप से पढ़ेंगे, और ये कॉलेज लेक्चर इत्यादि में जो भावात्मक और नेट इत्यादि में जो प्रश्न आते हैं उसमें आपके सहयोग करेगा। उम्मीद है सभी साथी आनंद के साथ आगे बढ़ेंगे। कमला, पुष्पा, अनीता बादल, सभी साथियों का अभिनंदन, स्वागत। आइए मित्रों, भूमिका हम कर चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है सभी साथियों को बहुत आशीर्वाद। बस जुड़ जाइए, हम बहुत आराम से इसको पढ़ने वाले हैं। प्रिय मित्रों, मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं। छायावाद से संबंधित प्रमुख जो स्मरणीय तथ्य है जिसको आपको स्मरण करना है, ये 8-10 स्लाइड है। इसमें कोई भी तथ्य अनइम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण नहीं है, सारी वेरी मोस्ट है, और इसलिए आपको बहुत ध्यान से परीक्षा की दृष्टि से इनको देखना है। आइए मित्रों, पल्लव की जो भूमिका है उसको छायावाद का मैनिफेस्टो मानी घोषणा पत्र कहा जाता है। कई बार यह पूछा जाता है कि छायावाद का मैनिफेस्टो कौन है, हम झरना को बोल देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि झरना जो है वो छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार है। तो युगांत जो है वो छायावाद के अंत का घोषणा पत्र है, और छायावाद की चरम परिणति होती है कामायनी में। और छायावादी उपनिषद किसे कहा गया है, तो कामायनी को कहा गया है। ये तथ्यों की एक तरह से झड़ी है। 4 चीजें हम एक लाइन में क्लियर कर रहे हैं, तो मेरे साथ आप लोग बोलोगे, पल्लव की भूमिका जो है उसको छायावाद का क्या बोलते हैं, मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। झरना जो है वो छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार, जिसे नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं। और युगांत जो है वो छायावाद के अंत का घोषणा पत्र है, जबकि छायावाद की चरम परिणति और छायावादी उपनिषद के रूप में जयशंकर प्रसाद की ही कामायनी विख्यात है। चलिएगा, पल्लव की भूमिका को छायावाद का क्या बोलते हैं, बोलिएगा, मैनिफेस्टो बोलते हैं। झरना जो है वो छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार है। युगांत छायावाद के अंत का घोषणा पत्र है, जबकि छायावाद की चरम परिणति जो है मानी पूर्णतः प्रौढ़ छायावाद हम कामायनी में पाते हैं। झरना से शुरू हुआ ये सिलसिला जो है, यूं कहूंगा कि कामायनी पर जाकर के एक तरह से रुक जाता है, फिर आगे युगांत में हम उसको अंत का घोषणा पत्र उसको हम घोषित कर देते हैं। और छायावादी उपनिषद, ये कई बार पूछा जाता है किसको कहा जाता है। कामायनी के बारे में मैंने जितने भी तथ्य थे वो जब मैंने आपको कामायनी जब पढ़ाया था बहुत अच्छे से मैंने आपको करा दिया है। मुझे उम्मीद है आपने वहां से बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये बातें क्लियर हो गई तो एक बार सभी साथी थम्स अप कीजिएगा। 4 चीजें हमने यहां पर पढ़ी हैं। पल्लव की भूमिका बोलो क्या है, छायावाद का मैनिफेस्टो है।
झरना छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार है और युगांत जो है छायावाद के अंत का घोषणा पत्र है और कामायनी छायावाद की चरम परिणति और छायावादी उपनिषद है। क्लास मेरी ही अटक रही है या सभी के? बताइएगा, क्या क्लास अटक रही है? क्या सभी साथी एक बार इस बात को कंफर्म कर दें। चलिए मित्रों, ओके, नहीं अटक रही है। छायावाद के कवियों पर अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के दो अर्थ मैंने बताए थे, एक तो छायावाद और एक स्वच्छंदतावाद का प्रभाव परिलक्षित होता रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं, स्वच्छंदतावाद के आचार्य शुक्ल जो हैं उसको अपने जो हैं उनको मानते हैं, श्रीधर पाठक को आप जानते हैं। छायावादी युग को खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है, जबकि द्विवेदी युग खड़ी बोली हिंदी का परिष्कृति का युग है। द्विवेदी युग जो है, द्विवेदी युग खड़ी बोली हिंदी का परिष्कृति, खड़ी बोली हिंदी का परिष्कृति वाला युग है, परिष्कृति युग है, ये आपको ध्यान रखना है। परिष्कार हो रहा था। द्विवेदी युग और छायावादी युग जो है, छायावाद, इस छायावाद में जो खड़ी बोली है इसमें एक अंतर है। द्विवेदी युग की जो खड़ी बोली है वो नीरस है। क्या है? बोलो। नीरस है, कथात्मक है, कला मूल्यों से रहित है, कला मूल्यों से रहित है, ये आपको ध्यान रखना है, ये विशेष बात है। प्रबंधात्मक है, जबकि छायावाद जो है वह प्रकृति के उन्मुक्त गगन में विचरने वाली वह खड़ी बोली जो है वो यहां पर सरस काव्यात्मक अभिव्यक्ति इसकी है। सरस काव्यात्मक अभिव्यक्ति इसको हम बोलते हैं। मित्रों, ये जो है कला मूल्यों से युक्त है। छायावाद की जो खड़ी बोली है वो कला मूल्यों से युक्त मानी जाती है। द्विवेदी युग का उद्घोष था खड़ी बोली का उत्थान। द्विवेदी युग का मुख्य उद्घोष था केवल खड़ी बोली का उत्थान, और खड़ी बोली का उत्थान हम यहां पर देखते हैं। लेकिन यहां पर साथ साथ में ब्रज भाषा चलती रही। हर एक कवि आरंभ में ब्रज भाषा में रचना करता था, लेकिन द्विवेदी जी का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि द्विवेदी जी ने सभी अपने कलाकार साथियों को खड़ी बोली की तरफ मोड़ दिया। छायावाद में ऐसा कोई नेतृत्व किसी के पास नहीं था, लेकिन फिर भी कवि अपनी सहज स्वाभाविक मनोवृत्ति के आधार पर खड़ी बोली को एक काव्यात्मक रूप प्रदान कर रहे थे। यह आपको ध्यान रखना है। छायावाद युग को खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। प्रेमचंद द्वारा संपादित जागरण पत्र जो है ये छायावाद का घोर समर्थक माना जाता है। कुछ समय के लिए जागरण को प्रेमचंद द्वारा भी संपादित किया गया था। प्रेमचंद द्वारा संपादित जागरण पत्र को छायावाद का घोर समर्थक माना जाता है। इस पहली स्लाइड पर छपी हुई जितनी चीजें हैं ये आपको कंफर्म हो गई है, तो एक बार सभी साथी थम्स अप कीजिएगा, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण चीजें हैं सारी की सारी, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेमचंद द्वारा संपादित जागरण पत्र जो है वो छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने बहुत सारे निबंध लिखे, जिनको जो है आपको पता होना चाहिए कि भारत नामक पत्रिका में वो प्रकाशित हुए थे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के समर्थन में, ये कई बार आता है कि छायावाद के समर्थन में, वैसे लेख तो मुकुटधर पांडे ने भी लिखे थे श्री शारदा पत्रिका में, और छायावाद शब्द का पहले प्रयोग किया था। लेकिन इसके आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के समर्थन में छायावाद का प्रयोग करना और छायावाद का समर्थन करना दोनों भिन्न भिन्न विषय है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि छायावाद क्या है? एक पद्धति विशेष है अथवा एक शैली विशेष है। एक पद्धति विशेष है अथवा ये एक शैली विशेष है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के मूर्धन्य आलोचक जो हैं वो छायावाद को अभिव्यंजना का विलायती संस्करण कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिएगा, अब यहां पर मैं छायावाद की विशेषताओं की तरफ, संक्षिप्त विशेषताओं की तरफ रुख करता हूं। प्रिय मित्रों, मानवतावाद छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष है। छायावाद का सर्वाधिक जो उज्जवल पक्ष है वो क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, वो है आपका मानवतावाद।
क्या है बोलो? मानवतावाद है, यह आपको ध्यान रखना है। छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष मानवतावाद है, यह कई बार पूछा गया है। सेकंड ग्रेड आरपीएससी में यह प्रश्न आया था कि मानवतावाद किसका सर्वाधिक, किस काव्यधारा का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष है। मित्रों, आपको एक बात बताऊंगा कि छायावाद में महामानव की प्रतिष्ठा है। यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है। छायावाद जो है उसमें महामानव की प्रतिष्ठा है। महामानव शब्द को सुनकर के आपके मन में आ रहा होगा कि महामानव क्या है। महामानव वहां पर कोई अतीन्द्रिय मानव नहीं है, जहां पर हम ये कहते हैं कि आदिकालीन जो हिंदी साहित्य है, आदिकालीन हिंदी साहित्य जो है उसमें जो है ये आपको ध्यान रखना है कि मानव का मानव की जो प्रतिष्ठा है वो किस रूप में है? अतीन्द्रिय मानव के रूप में है। किसके रूप में है? अतीन्द्रिय मानव के रूप में है। आपसे कोई पूछे कि हिंदी के आदिकालीन साहित्य में मानव की प्रतिष्ठा किस रूप में है? अतीन्द्रिय रूप में है। यह छायावाद में महामानव, मानव से जो सामान्य मानव है, सामान्य मानव से ऊपर उठा हुआ, सामान्य मानव से ऊपर उठा हुआ, चाहे वो नैतिक विचारधारा हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे तार्किक हो। तो आदिकाल जो है उसमें अतीन्द्रिय मानव का प्रयोग हुआ है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आगे चलकर के जब हम नई कविता पढ़ेंगे तो नई कविता की एक सबसे बड़ी विशेषता है, वो है लघु मानव। नई कविता जो है इसमें लघु मानव की प्रतिष्ठा है। नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा यहां पर की गई है, जबकि समकालीन जो कविता है, आंदोलन कहूंगा इसको मैं, समकालीन कविता जो है, समकालीन जो कविता है उसमें आम मानव की प्रतिष्ठा है। इसमें आम माने सामान्य मानव जो है, सामान्य मानव की प्रतिष्ठा है, सामान्य मानव की प्रतिष्ठा है। यह आपको ध्यान रखना है। वापस आते हैं कि मानवता जो है वो छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष है। मीराबाई के पद कोर्स में उपलब्ध नहीं है, हो जाएगा बेटा अंतिमा, सब कुछ कराऊंगा, एक एक चीज कराऊंगा, आनंद के साथ पढ़ते जाओ बस। ओके, मानवतावाद छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष है। मेरे साथ बोलो, अभी मीराबाई भूल जाओ और कबीर भूल जाओ, तुलसी भूल जाओ, अभी आपका ध्यान केवल और केवल स्क्रीन पे होना चाहिए। एक एक चीज में वाह वाह बोलिएगा और अंदर तक उसको उतारिएगा। ये नहीं कि इतने बड़े तथ्य हैं साहब, इसको कैसे याद करेंगे। चलिएगा, हम महामानव हैं। मानवता छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष है। छायावाद में महामानव की प्रतिष्ठा है। मुक्तिबोध ने छायावाद को क्या बोला है? पलायनवाद कहा है, जबकि आचार्य शुक्ल अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहते हैं। आचार्य शुक्ल छायावाद को, पुष्पा बहुत शुभाशीर्वाद बेटा, आचार्य शुक्ल जो है वो छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहते हैं, जबकि मुक्तिबोध प्रगतिवादी जो लेखक जो थे वो कहीं ना कहीं छायावाद के, मैं आलोचक कहूंगा, वो आलोचक थे और वो आलोचनाएं इस रूप में करते हैं। मुक्तिबोध छायावाद को पलायनवाद कहते हैं। ले चल भुलावा देकर मेरे नाविक कहीं और, धीरे 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 धीरे। इसी पलायनवाद को छायावाद का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। प्रिय मित्रों, जहां पर छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष मानवतावाद की प्रतिष्ठा है, वहीं पर छायावाद का एक दोष जो आलोचक लगाते हैं, और वो लगाते हैं पलायनवाद को। किसको? दुनिया से भागने का। आगे हम विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे, आइएगा। छायावाद में आधुनिक औद्योगिकता से प्रेरित व्यक्तिवाद भी है। ये व्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा भी यहां पर दिखाई देती है हमें, और ये व्यक्तिवाद वही है जिसको मैंने आपको कहा था, निजी जीवन जो द्विवेदी युग में छिपा हुआ था, जो अनुद्घाटित जो था, उसको उद्घाटित किया गया है छायावाद में। पुनः छायावाद में आधुनिक औद्योगिक से प्रेरित व्यक्तिवाद भी है, जिसमें चिंतन है और अनुभूति की प्रधानता है। जिसमें चिंतन और अनुभूति को पकड़ के रखिएगा, चिंतन और अनुभूति की प्रधानता है, और मानवीय जीवन के नए मूल्य सम्मुख आते हैं। प्रिय मित्रों, छायावाद एक भावात्मक दृष्टिकोण है। छायावाद एक भावात्मक दृष्टिकोण है। सर्वत्र भावों की बात हुई है, और भाव भी ऐसे हैं जहां पर मुकुटधर पांडे कहते हैं कि छायावाद भाव नहीं, भावों की छाया है। हेलो हेलो, मुकुटधर पांडे कहते हैं छायावाद भाव नहीं, भावों की छाया है। छायावाद एक भावात्मक दृष्टिकोण है और एक दार्शनिक अनुभूति है। दार्शनिक अनुभूति है
इसका मूल आधार जो है सर्वात्मवाद है। प्रकृति के मध्य जीवन का उद्गीत मानने वाली महादेवी वर्मा छायावाद का आधार जो है वो सर्वात्मवाद को स्वीकार करती है। छायावाद एक भावात्मक दृष्टिकोण है, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, छायावाद का मूल आधार सर्वात्मवाद है। छायावाद में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति मिलती है। स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति क्या होती है? मैंने आपको कहा, पुरानी मान्यताओं से जो छूटने की जो आकांक्षा है। सर मैंने आपका कोर्स ले रखा, लेकिन लाइव क्लास आज पहली बार देख रही हूं, ऐसा लग रहा है जैसे हिंदी सब्जेक्ट को जी रहा हूं। धन्यवाद रमेश चौधरी, बहुत स्वागत बेटा आपका। चलो, ये जीना आ जाता है ना, जिस दिन किसी भी विषय को जीना आ जाता है तब वो बोझ नहीं बनता। नहीं तो साथियों सच मानिएगा कि बोझ लेकर के फिर रहे हैं। पूरा भारतवर्ष कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदी साहित्य को पढ़ रहा है, हिंदी व्याकरण को पढ़ रहा है, हिंदी काव्य शास्त्र को पढ़ रहा है, लेकिन उसमें सहजता का कहीं ना कहीं मुझे दर्शन नहीं होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तुम्हें बहुत आशीर्वाद देता हूं कि जो साथी ये कहता है कि मैं उसको जीने लगा हूं। हमें इन चीजों का अन्वेषण करना है, क्योंकि मैं आपके साथ ऑफलाइन बेस में भी नहीं हूं, ऑनलाइन में जितनी मेरी क्षमता है उतना मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। चलिएगा, छायावाद में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति मिलती है। स्वच्छंदतावाद क्या है? जो पुरानी रूढ़ियां हैं उसको तोड़ने की एक आकांक्षा है, नए जीवन मूल्यों की स्थापना है, प्रकृति का उन्मुख चित्रण है। ये छायावाद में एक प्रवृत्ति मिलती है। मैंने आपको बताया था मिस्टिसिज्म, रोमांटिसिज्म, रहस्यवाद, छायावाद और स्वच्छंदतावाद शब्दों का, और अंत में मैंने आपको कहा ये पांचों ही शब्द 1918 से 1936 की जो कविताएं जिसे हम छायावाद कहते हैं उसके आसपास कहीं ना कहीं घूमते नजर आते हैं। लेकिन छायावाद जो है वो एक सर्वमान्य जो है स्वीकृत शब्द आ गया है। हाँ चलिएगा, उमेश शर्मा खूब आशीर्वाद देगा। चलिएगा, छायावादी काव्य सर्वात्मवाद, जिसको महादेवी वर्मा छायावादी काव्य में सर्वात्मवाद जोड़ती है, साथियों साथ में कर्मवाद की प्रेरणा भी देती है। बीती विभावरी जागरी कर्म की प्रेरणा दे रहे हैं, उठाने का आह्वान है। साथ में वेदांत दर्शन का एक अद्वैतवाद है। आगे चल करके हम जब जयशंकर प्रसाद को देखेंगे तो जयशंकर प्रसाद का जो दर्शन है वो शैव दर्शन है। शैव दर्शन वह होता है जिसमें शिव को आधार बना करके जो चीजें चलती है वो शैव दर्शन है। और साथ में अद्वैतवाद वही है शंकराचार्य वाला अद्वैतवाद। अद्वैतवाद भक्ति आदि भारतीय सिद्धांतों को लेकर चलता है। इसकी अभिव्यंजना शैली में नवीनता है। कोई भी साहित्य का युग ऐसा नहीं आएगा जिसमें छायावाद जैसी कोई कल्पना हो। कल्पना की अतिशय प्रचुरता इसमें हमें देखने को मिलती है। इसमें युग के अनुकूल वेदना को वाणी मिली है, और इसीलिए जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जब वेदना, स्वानुभूति मई वेदना जब प्रकट होती है तभी हम उसको छायावाद कहते हैं। मित्रों, छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण, ये प्रकृति जो है उसी प्रकृति में जीवन का प्रतिबिंब देखता है छायावादी कवि। हेलो, ये जो छायावाद की जो प्रकृति है उस प्रकृति में कण कण में, नदी नाले में, तालाब में, आकाश में, पिंड में, बिजली में, तारे में, समुद्र में, वृक्ष में, लताओं में, पुष्प में, फूल में, उनकी सुगंध में जीवन खोजता है, और उसके माध्यम से कोई अन्योक्ति जो है अन्योक्ति पद्धति से उसका अर्थ हमें निकालने को पड़ता है। जहां पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी छायावाद को व्यंग्यार्थ प्रधान शैली वाला काव्य कहते हैं, वहीं पर महावीर प्रसाद द्विवेदी इसको अन्योक्ति कहते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है कि छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण है अथवा ईश्वरीय चेतना है। प्रकृति में एक नई ईश्वरीय चेतना देखता है। मानवीय भावों का आरोपण भी इसमें मिलता है। प्रकृति में मानवीय भावों का आरोपण करना ही मानवीकरण अलंकार होता है। छायावाद प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है। ये लाइनें ऐसे कैसे उठ करके आपको आएगी नेट सेट में, कॉलेज लेक्चर में, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में, ध्यान रख लेना। छायावाद प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब खोजता है। प्रकृति में आध्यात्मिक सौंदर्य का दर्शन करता है। वो प्रकृति का जो कण कण है उसमें आध्यात्मिक सौंदर्य का दर्शन करता है, और प्रकृति में आध्यात्मिक सौंदर्य का दर्शन करना ही रहस्यवाद है। हेलो, हाँ आपने ठीक सुना है, प्रकृति में आध्यात्मिक सौंदर्य का दर्शन करना ही जो है वो रहस्यवाद है। अतः इस खंड में रहस्यवादिता है। मित्रों, डॉक्टर नामवर सिंह क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि लाल नीले रंगों के बादल, लाल बादल आपने कभी देखा है क्या?
तो ये आपको ध्यान रखना है। अरुण ये मधुमय देश हमारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। प्रसाद। तो यहां पर नीले तो देखते हैं, लेकिन लाल और नीले रंगों के बादल हैं, भौरे हैं, कोकिल हैं, चातक हैं आदि के स्वर और कुछ फूलों की गंध की चर्चा संभवतः पहले के कवियों ने भी की थी, लेकिन वर्ण, ध्वनि, गंध, स्पर्श एवं स्वाद संबंधी सूक्ष्म इंद्रिय बोध जगाने वाले दृश्य जिस मात्रा में छायावादी कवियों ने आंके हैं, पहले के काव्य में कहीं पर नहीं मिलता है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां पर साहित्य है वहां पर प्रकृति उसकी सहचरी है। मैं किसी भी काल में ले लूं, आदिकाल से लेकर के आज यहां तक पढ़ाते पढ़ाते आपको पहुंचा हूं, ये करीबन जो 2000 वर्षों का कालखंड जो है, जिसको हम 2000 तो नहीं कहेंगे, 1500 वर्षों का जो कालखंड में कह सकता हूं, क्योंकि 800 का ईस्वी के आसपास हिंदी साहित्य का अंकुरण होने लग जाता है। प्रकृति सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन प्रकृति का जो रहस्यवाद, प्रकृति में जो आध्यात्मिक सौंदर्य के जो दर्शन हमारी यहां परंपरा रही है, हम पीपल को पूजते हैं, हम नीम को पूजते हैं, हम खेजड़ी को पूजते हैं, हम हर उस पशु पक्षी की पूजा करते हैं, उसको किसी न किसी देवता के साथ जोड़ रखा है। उस प्रकृति में आध्यात्मिकता के दर्शन जो हमारी प्राचीनता जो थी वह नवीन भाव में साकार हो उठती है। फिर से एच.एस. गुजर, आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है क्या सभी साथी बताइएगा। तो वो नवीन भावों में प्रकृति जो है वो साकार होकर के उठती है। कहां पर? छायावाद में। ये आपको ध्यान रखना है। मुझे नहीं लगता कि आवाज आपने कहीं कम कर रखी है, उसको कर लें। मेरी आवाज तो इतनी है कि जयपुर तक वालों को तो यूं ही सुनाई दे देता है। चलिएगा और आगे लिए चलता हूं। तो ये बात समझ में आ गई ना, प्रकृति का मानवीकरण है, प्रकृति में ईश्वरीय चेतना है, मानवीय भावों को प्रकृति में देखने की परंपरा है और उसको पुष्ट करते हैं डॉक्टर नामवर सिंह। चलिएगा, यह स्थूल के प्रति सूक्ष्म का, कौन कह रहा है? नगेंद्र। यह स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है मित्रों, पौराणिकता के प्रति लौकिकता का भाव है। जो पौराणिक जो चीजें थी उसमें लौकिकता का भाव है। रूढ़ी नीति आदि के प्रति मानवता का विद्रोह है। जो रूढ़ियां जो थी, जो गलत नीतियां थी, उसमें मानवता के प्रति जो है वो संकेत है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें स्वानुभूति, जयशंकर प्रसाद यही कहते हैं कि स्वानुभूति की वेदना है। स्वानुभूति का ध्वन्यात्मक, ये चीजें कल आ गई थी, जयशंकर प्रसाद नहीं बताया था ध्वन्यात्मक। इसमें स्वानुभूति का ध्वन्यात्मक लाक्षणिक वर्णन हुआ है। उपचार वक्रता, उपचार वक्रता वहां होता है जहां पर मैं कह सकता हूं कि मानवीकरण योजना जहां पर होती है वहां पर उपचार वक्रतामयी प्रतीकात्मकता शैली मानी प्रकृति के उपादानों का प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग हमें यहां पर देखने को मिलता है। इसलिए प्रतीकात्मकता शैली है में अभिव्यक्तिकरण में ती बड़ा करोगे, अभिव्यक्तिकरण होता है। तो यह बात आपको समझ में आ गई ना। छायावादी काव्य में अपने युग के जनजीवन की समग्र अभिव्यक्ति मिलती है। अपना युग जो था, गुरुजी आपकी आवाज जब तक मैं सुन नहीं लेती तब तक मुझे चैन नहीं रहता। कौस्तुभ कुमार सिंह, बहुत आपको हार्दिक स्वागत बेटा। चलो, ये काव्य, ये जो है छायावादी काव्य जो है अपने युग के जनजीवन की पूरी समग्र अभिव्यक्ति है। मानो कि जनजीवन काव्य के माध्यम से पाठक तक पहुंच रहा है। यह काव्य पूर्ण एवं सर्वांगीण जीवन के उच्चतम आदर्श, देखो पूर्ण और सर्वांगीण जो जीवन है, एक एक शब्द पे ध्यान दो, एक एक शब्द को प्रणाम करो। पूर्ण एवं सर्वांगीण जीवन के उच्चतम आदर्श को व्यक्त करने का प्रयास करता है। छायावाद का युग भारत की अस्मिता की खोज का युग है। यह नेट में पूछा गया है, कौन सा युग है? भारत की खोई जो अस्मिता है उसको पुनः प्रत्याख्यान कहूंगा मैं। प्रत्याख्यान हो रहा था उसका, प्रत्याख्यान यहां पर हो रहा था। छायावाद में कल्पना की विवृत्ति और अतिशय भावुकता मिलती है। कविता को कल्पना का रूप दे दिया, कविता को जो है कानन की रानी बोल दिया, कल्पना के कानन की रानी। कविता जो है वो कल्पना के कानन की रानी है। ये छायावादी कवियों का उद्घोष था। छायावाद में कल्पना की विवृत्ति एवं अतिशय भावुकता मिलती है। डॉक्टर नगेंद्र क्या लिखते हैं? वो कहते हैं छायावाद में श्रृंगार के प्रति उपभोग का भाव न मिलकर
श्रृंगार जैसे रीतिकाल में नारी को भोगने का काम था, नारी को जो है नारी के प्रति आसक्ति वाली जो दृष्टि थी, वो श्रृंगार के प्रति उपभोग का भाव न मिलकर एक विस्मय का भाव मिलता है। नारी में सहचरी ढूंढता है इस काल का कवि, नारी को देवी मानता है, नारी को जो है वो कोमल भावों से युक्त एक जो है प्रकृति जिस प्रकार कोमल भावों से युक्त है उसी प्रकार नारी को कल्पित करता है। इसलिए इसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट और मांसल नहीं है। जो मांसल जो थी, मैंने आपको कहा द्विवेदी युग चाहे रीतिकाल ले लो, उसमें मांसल न होकर कल्पना में एवं मनोमय है। इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि छायावाद की विशेषता है, छायावाद की विशेषता है कि इसमें कल्पना एवं विवृत्ति एवं अतिशय भावुकता है। बहुत भावुक भी है कवि यहाँ का, आगे चल के हम बात करेंगे। छायावाद साम्राज्यवाद विरोधी विचारधारा है। महत्वपूर्ण करोगे, जो साम्राज्यवाद जो था उसकी विरोधी विचारधारा है। रामविलास शर्मा क्या लिखते हैं, वो कहते हैं छायावाद सामंत विरोधी नए मूल्यों की प्रतिष्ठा का। सामंत के विरोध में दो तरह के बंधन मैंने आपको बताए थे, एक तो औपनिवेशिक बंधन और एक सामंती बंधन। प्रिय मित्रों, औपनिवेशिक बंधन जो था वो राष्ट्रीय नवजागरण बन गया और सामंती बंधन जो था वो व्यक्तिवाद में प्रतिष्ठित हो जाता है। रामविलास शर्मा लिखते हैं कि छायावाद सामंत विरोधी नए मूल्यों की प्रतिष्ठा का साहित्य है। मेरे साथ बोलोगे, छायावाद सामंत विरोधी नए मूल्यों की प्रतिष्ठा का साहित्य है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक ये 18 पॉइंट्स के माध्यम से मैंने छायावाद से गुरुजी आप चलेगा। तो मित्रों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि 18 बिंदुओं के माध्यम से मैंने ये छायावाद आपको जो है एक तरह से फिर से एक कुछ नई भावधारा के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। मुझे उम्मीद है बहुत आनंद के साथ आपने इसको समझा है। वापस क्या रिवीजन कराने की आवश्यकता है, हाँ या ना? यदि रिवीजन कराने की आवश्यकता है तो करा दूं, अन्यथा आगे चलता हूं। बताइएगा, क्या रिवीजन कराना चाहिए? बताइएगा। ओके, कराता हूं। मित्रों चलिएगा, हम यहां से बात कर रहे हैं आज पल्लव की भूमिका को छायावाद का क्या कहा गया? मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। झरना छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार। युगांत छायावाद के अंत का घोषणा पत्र और कामायनी छायावाद की परिणति और छायावादी उपनिषद। 4 चीजें क्लियर हो गई। छायावाद के कवियों पर अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म और आचार्य शुक्ल जो है ना, आचार्य शुक्ल जो है, आचार्य शुक्ल छायावाद से जो है ईसाई फैंटेस्माटा का संबंध जोड़ते हैं। क्या संबंध जोड़ते हैं? ये कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई फैंटेस्माटा से छायावाद का संबंध किसने जोड़ा था? आचार्य शुक्ल ने। मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आचार्य शुक्ल जो है वो छायावाद और रहस्यवाद को एक ही मानते हैं। छायावाद एवं रहस्य को एक ही मानते हैं, बल्कि स्वच्छंदता को अभिन्न मानते हैं, को एक ही मानते हैं। नगेंद्र भी इसी मत के समर्थक कहीं ना कहीं जान पड़ते हैं। हाँ, बच्चन सिंह जो है ना वो छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहते हैं। बच्चन सिंह जो है वो छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बात महत्वपूर्ण थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। चलेगा। तो छायावाद के कवियों पर अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म, स्वच्छंदतावाद का प्रभाव है। खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग है। प्रेमचंद द्वारा संपादित जागरण पत्र है, उसको छायावाद का जो है घोर समर्थक हम इसको मानते हैं। ये कुछ विशेष बातें हैं, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। प्रिय मित्रों, ये वो चीजें हैं जो बार बार आपसे पूछी जाती है। चलिएगा, इसको एक बार देखिएगा। आचार्य नंद दुलारे जो है वाजपेयी जो है वो छायावाद के समर्थन में कई लेख लिखते हैं जो भारत नामक पत्रिका में प्रकाशित। क्या पूछ रहे हैं? युगांत। अरे भाई, जिसको युगांत को जब हम छायावाद का अंत का घोषणा पत्र कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध करती है बेटा, ये तो पंथ की है। चलेगा, ये एक पद्धति विशेष है, शैली विशेष है, जिसे आचार्य शुक्ल अभिव्यंजना का विलायती संस्करण कहते हैं। मानवतावाद छायावाद का सर्वाधिक उज्ज्वल पक्ष है। महामानव की प्रतिष्ठा हुई है। याद रखिएगा, आदिकालीन साहित्य में अतीन्द्रिय मानव की प्रतिष्ठा है, नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा है, जबकि जो आपका समकालीन कविता जो है इसमें आम या सामान्य मानव की प्रतिष्ठा है। मित्रों, मुक्तिबोध ने छायावाद को पलायनवाद कहा है और यही पलायनवाद सबसे बड़ा इसका दोष भी माना जाता है।
और ये बता चुका हूं, छायावाद एक भावात्मक दृष्टिकोण है, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, सर्वात्मवाद है, स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति मिलती है, युगानुकूल वेदना है, प्रकृति का मानवीकरण, ये बहुत अच्छा पॉइंट था, इसको हमने अच्छी तरह से आपको समझा दिया है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म है, पौराणिकता के प्रति लौकिकता का आग्रह है, इसमें गीति तत्व की काव्य में प्रधानता है, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है, गीति तत्व की इस काव्य में प्रधानता है जिसमें प्रेम और सौंदर्य का अंकन हुआ है, ये हो ही गया है। और यह छायावादी काव्य अपने युग के जनजीवन की समग्र अभिव्यक्ति भी है, कल्पना की विवृत्ति ये इसकी विशेषता है, आप ध्यान रखोगे। और यहां पर अब हम आ गए हैं छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, बहुत आनंद के साथ इसको आप पढ़ोगे। ये जो प्रमुख तथ्य थे इसमें विशेषताओं को हमने वैसे समेट लिया है, अब मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। ओके, चलेगा मित्रों। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी है, प्रवृत्ति में डबल टिक कीजिएगा। महादेवी वर्मा क्या कहती है, वो कहती है सृष्टि के बाह्य आकार पर इतना अधिक लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अपने अभिव्यक्ति पाने के लिए रो उठा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। साहित्य में जब तक ध्वन्यात्मकता नहीं है, साहित्य में जब तक लाक्षणिकता नहीं है, साहित्य में जब तक वेदना, करुणा और कल्पना नहीं है, जब तक साहित्य बाहरी जगत का साहित्य है। मैंने जो बात बोली वो ध्यान से सुन लेना एक बार वापस फिर से। महादेवी वर्मा इस बात को रेखांकित करती हुई हमारे सम्मुख कहती है कि सृष्टि के बाह्य आकार पर इतना अधिक लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अपनी जो यूं कहूंगा कि आत्मनिष्ठ अभिव्यक्ति, आत्मनिष्ठ इसमें जोड़ लो, आत्मनिष्ठ अंतर्दृष्टि, आत्मनिष्ठ अंतर्दृष्टि, आत्मनिष्ठ अंतर्दृष्टि एवं अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक शैली एवं पवित्रतावाद तथा रीतिकालीन स्थूल श्रृंगार के बढ़ते हुए चरण इतनी तेजी से बढ़े कि छायावादियों को न केवल उसके प्रति विद्रोह करना पड़ा, अपितु वैयक्तिक प्रसार सबसे बड़ी चीज है, ये अस्मिता की खोज का आंदोलन भी उनको छेड़ना पड़ा। यह आपको ध्यान रखना है मित्रों। पहली विशेषता है वैयक्तिकता, मेरे साथ बोलोगे, वैयक्तिकता एवं आत्मनिष्ठ अंतर्दृष्टि। वैयक्तिकता एवं आत्मनिष्ठता हम कह सकते हैं, या आत्मनिष्ठ अंतर्दृष्टि भी कह सकता हूं। आत्मनिष्ठ अंतर्दृष्टि, आत्मनिष्ठ अंतर्दृष्टि भी इसको हम कह सकते हैं। द्विवेदी युगीन कविता में बाह्य जगत का तथ्यात्मक निदर्शन मनी उसका वर्णन इतना अधिक था कि मानव मन की गहन परतों में दबा पड़ा लोक भीतर ही भीतर कसमसा रहा था। बाहर निकलने की एक आकुलाहट थी, कुलबुलाहट थी। छायावाद में उसे पहली बार आकर खुलकर रोने का अवसर प्राप्त हुआ। द्विवेदी युग का कवि सभ्यता से बात करता है। साहित्य में यूं कहूंगा कि साहित्य में अनुशासित साहित्य है, अनुशासन धारा के कवि हम इसलिए पढ़ रहे थे। यहां पर कोई एक किसी नेतृत्व नहीं था एक व्यक्ति का छायावाद में, ये एक धारा के कवि थे, लेकिन इसमें कौन बड़ा कौन छोटा ऐसा कोई नहीं था। तो यहां पर ये जो साहित्य था उसमें छायावाद में पहली बार ये जो घुटन जो थी वो बाहर आकर खुलकर रोने का अवसर उसको मिला। यद्यपि यह व्यक्तिवाद एक अर्थ में भक्ति काल और श्रृंगार काल में भी हम देखते हैं, व्यक्तिवाद भक्ति काल में भी था और श्रृंगार काल में भी था, परंतु वो प्रसन्न था, प्रसन्न मनी छिपा हुआ प्रसन्न मनी छिपा हुआ था, और एक दूसरे प्रकार का था जहां पर खुल करके बात नहीं होती थी। यहां वैयक्तिकता या तो ईश्वर के प्रति आत्मनिवेदन है। भक्ति काल में वैयक्तिकता कैसी थी, ईश्वर के प्रति आत्मनिवेदन है। जैसे विनय पत्रिका हम देखते हैं, ईश्वर के प्रति जैसे कबीर के साहित्य में देख लें या जायसे के साहित्य में देख लें, पूरे भक्ति काल में ईश्वर के प्रति, पूरे भक्ति काल में वैयक्तिकता है, लेकिन वो ईश्वर के प्रति आत्मनिवेदन के रूप में अभिव्यक्त हुई है। बात समझ में आई? संपूर्ण भक्ति काल में वैयक्तिकता हमें देखने को मिलती है, लेकिन वो वैयक्तिकता जो है वो ईश्वर के प्रति आत्मनिवेदन के रूप में आती है। या फिर प्रणय संबंधों की चर्चा में, और जहां हम देखते हैं रीतिकाल जो है उसमें प्रणय संबंधों की चर्चा के रूप में वो वैयक्तिकता हमारे सामने आती है, पाठकों के सम्मुख आती है। मित्रों, पूर्ववर्ती कवि जहां राम, कृष्ण, सीता एवं राधा की ओर से अपने मनोभावों को व्यक्त कर रहा था, बात सत्य भी है। जयशंकर प्रसाद खुद के लिए लिखेंगे, रीतिकाल का कवि आश्रयदाता की रुचि जो थी उसकी प्रेयसी के बारे में लिख रहा था, जयशंकर प्रसाद स्वयं की प्रेयसी के बारे में लिखते हैं।
तो यहां पर यह पूर्ववर्ती जो काव्य जो था उसमें कवि राम का बहाना बना करके कृष्ण की ओट में, सीता की ओट में, राधा की ओट में अपने मन के भाव जो थे उसको अभिव्यक्त कर रहा था। वहीं छायावादियों ने सभी माध्यमों को हटाकर सीधे सामने आकर अपनी वैयक्तिक स्थिति परिस्थिति को प्रकाशित किया। ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। प्रमुख प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा में वैयक्तिकता का प्राबल्य दिखाई देता है। आगे जैसे जैसे मैं कवियों को आपको पढ़ाऊंगा, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा को, तो वहां पर जो प्रसंग आएगा उसी के अनुसार मैं आपको पढ़ा दूंगा। अभी मैं केवल आपको एक निर्देशन दे रहा हूं। मित्रों यहां पर देखिएगा निराला जी क्या लिखते हैं। मैंने मैं शैली अपनाई, किसका कथन है? निराला का। ये मैं शैली क्या है? मैं क्या है? ये वैयक्तिकता है। क्या है ये? यही वैयक्तिकता है। ये मैं शैली जो है ये वैयक्तिकता है। ये अन्य पुरुष का मामला नहीं है, ये उत्तम पुरुष का मामला है। तो निराला जी लिखते हैं, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा दुखी एक निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे, झट उमड़ आई, झट उमड़ वेदना आई। वो कहते हैं कि मैंने जब मैं शैली अपनाई तो देखा दुखी एक निज भाई। खुद के लिए कह रहे हैं वो, लेकिन उसका बहाना कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कि देखा दुखी एक निज भाई। जब मैंने अपने ही जो है सहधर्मी को, अपने ही यूं कहूंगा कि सहचर को जब दुखी देखा, जब उस दीन को दुखी देखा, दुख की छाया, उसकी जो छाया थी वो मेरे हृदय में पड़ गई और मेरे हृदय में झट उमड़ वेदना आई। वेदना जो थी वो झट उमड़ करके मेरे हृदय में आ गई। यह है वैयक्तिकता, यह आपको ध्यान रखना है। प्रसाद जी अपने मधुमेह जीवन की झांकी देने में, प्रसाद जी जो है अपना मधुमेह जो जीवन है उसकी झांकी देने में कोई संकोच नहीं करता। यहां प्रसाद ने अपनी प्रेयसी, अपनी पत्नी के विषय में वर्णन किया है। वो क्या कह रहे हैं सुनिएगा। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कह रहे हैं कि मेरी जो प्रेयसी है उसके इतने अरुण कपोल थे, लाल गाल थे, और ये मतवाली थी, उसकी सुंदर छाया, सौंदर्य उसका मतवाला था, उसकी आभा बड़ी जबरदस्त थी। उससे अनुरागिनी उषा, जो प्रेम करने वाली, जो मेरी जो अनुरागिनी जो थी, उस अनुरागिनी से जो प्रातःकालीन उषा जो कि स्वयं में रक्तवर्णी होती है, वो अपना निज सुहाग, अपना सौंदर्य मेरी प्रेयसी से वर्धित करती थी। मेरी सौंदर्य, मेरी प्रेयसी की जो अरुणिमा जो थी उसको ग्रहण करती थी उषा। यह है कल्पना, यह है वैयक्तिकता। जहां स्वयं के लिए कह रहे हैं, किसी राजा के लिए नहीं कह रहे हैं कि राजा उस प्रेयसी को ऐसे लगता था। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, और उसकी स्मृति जो है वो आज क्या बनी है? पाथे, जीवन जीने का एक, यूं कहूंगा कि एक वस्तु बन गई है। वो पाथे पथ में खाने जाने वाली सामग्री जो है उसकी स्मृति पाथे बनी है। वो जो मेरी प्रेयसी की जो स्मृति है, मेरी पत्नी की, प्रियतमा की जो स्मृति है, वो मेरी पाथे बन गई है। और जब मैं थके पथिक किसके लिए आया है? प्रसाद जी के लिए। जब ये पथिक थक जाता है, कि पंथा में जब ये पथ में थक जाता है, तो उसकी स्मृति में डूब करके, उसकी प्रेमिल स्नेहमयी मधुर स्मृति में डूब करके फिर से ये नवीन हो जाता है। अब वो आगे कह रहे हैं तीसरी लाइन में कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। कि भाई अब यहां तक ठीक है, आगे उनको याद आया कि हां मैं मेरी पत्नी की बात कर रहा हूं, तो वो कह रहे हैं कि क्या पूरे सीवन को उधेड़ करके, क्या पूरे वस्त्र को खोल करके, मतलब यह है कि पूरे पक्ष को उद्घाटित करके देखोगे क्या मेरी कथा। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं। वो कहते हैं कि ये छोटा सा जीवन है और उसकी बड़ी कथाएं हैं, वो आज एकदम मैं कैसे कह दूं। क्या ये अच्छा नहीं कि और की सुनता मैं मौन रहूं। जैसे आगे का कवि जो कर रहा था, औरों की सुन करके वाह 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 कर रहा था, वैसे ही मैं औरों की सुनूं और मैं स्वयं मौन रहूं। यह है वैयक्तिकता। यह प्रसाद आत्मकथा शीर्षक से जो कृति है उससे यह लिया गया है। मित्रों, राष्ट्रीय स्वाधीनता एवं शक्ति का काव्य, मुझे बताइएगा कि पूरे छायावादी काव्य को शक्ति का काव्य कौन कहता है? बताइएगा, फिर से समझाइए, फिर से समझाता हूं। प्रसाद जी अपनी प्रेयसी का वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं
जिसके अरुण, जिसके कौन है, अर्थात मेरी जो पत्नी है, जो मेरे प्रेयसी है, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बिल्कुल, जिसके अरुण कपोल, अरुण मनी लाल, कपोल, कपोल विशेषण है, विशेष्य है, अरुण उसके विशेषण है। कैसे कपोल है? अरुण मनी एकदम लाल है और वो मतवाली है, उसकी जो सुंदर छाया जो है उसमें मदमस्त सौंदर्य पल्लवित हो रहा है। और ये जो मेरी अनुरागिनी है, उससे ये जो उषा है, प्रातःकालीन वेला की जो उषा है, वो अपना निज सुहाग मधुमाया में अपना सुहाग लेती थी। अपना सुहाग लेती थी का मतलब ये हुआ कि उषा अपनी सौंदर्यता को, सुंदरता को बढ़ाने के लिए मेरी प्रेयसी के जो अरुण कपोल जो थे उससे वो लालिमा ग्रहण करती थी। उसकी स्मृति, जो मेरी जो प्रेयसी है, उसकी स्मृति आज मेरे जीवन में पाथेय बन गई है। और जब जब मैं थकता हूं पथ में, तो उसकी स्मृति से वापस में नवीन हो उठता हूं। आगे वो कहते हैं कि क्या सीवन को उधेड़ करके देखोगे, लिख खुद ही रहे थे, लेकिन फिर कहते हैं ये एक आक्षेप, व्यंग्य है, क्या सीवन को उधेड़ कर देखोगे, क्या मेरी कंथा, मेरी जो कथा है जीवन की, ये मेरे जीवन की जो कथा है उसके सीवन, सीवन का मतलब है उसको जो अनुद्घाटित पक्ष है ना, उसको क्या उद्घाटित करके देखोगे क्या? छोटे से जीवन की ये इतनी बड़ी कथा जो है मैं एकदम कैसे कह दूं? अच्छा, तो ये होगा कि मैं औरों की सुनता रहूं, मैं मौन रहूं और मैं औरों की सुनता रहूं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? किसने पूछा था? ममता सिंह, क्या क्लियर हो गया बेटा? ओके, हाँ, देखिए मैं इसके पक्ष में हूं कि हमें जब तक समझ में नहीं आए ना साहित्य, जब तक इन लाइनों का कोई अर्थ नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। चलेगा, ये इसमें वैयक्तिकता है कि नहीं है, बात समझ में आई ना? हम पढ़ क्या रहे? वैयक्तिकता एवं आत्मनिष्ठता। इसमें क्यों है छायावादी साहित्य में? क्योंकि द्विवेदी युग में जो निजी जीवन जो था ना कवियों का, वो छिपा हुआ था और ये उद्घाटित होता है आकर के छायावाद में। बात क्लियर हो गई? ये पूरे के पूरे जो चित्रण मैंने आपको कहा इससे पूर्व वाला काव्य क्या कर रहा था? राम के माध्यम से, सीता के माध्यम से, कृष्ण के माध्यम से, राधा के माध्यम से अपने मनोभावों को व्यक्त कर रहा था। पत्नी किसी और की होती थी, राजा की प्रेयसी किसी और की होती थी, प्रेमिका किसी और की होती थी, और कवि अपने मनोभावों को उसके ऊपर उंडेल रहा था। मनी अपने शब्द किसी और के मुंह में डाल रहा था। यहां का कवि ऐसा नहीं कर रहा है, वो खुद की बात खुद कह रहा है। और इसीलिए निराला जी कहते हैं कि मैंने मैं शैली अपनाई, मैंने जो है मैं वाली शैली अपनाई है सर्वत्र काव्य में। यह आपको ध्यान रखना है। मुझे लगता है समझ में आ गया मित्रों। राष्ट्रीय स्वाधीनता कहूं, देश प्रेम कहूं, राष्ट्रीय जागरण कहूं, एक ही बात है। और साथ में ये शक्ति का काव्य जो नंद दुलारे वाजपेयी, सॉरी माफ करें, रामस्वरूप चतुर्वेदी इनको कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं कि छायावाद साम्राज्यवादी विरोधी और मानवतावादी काव्यधारा है। इसको आपको महत्वपूर्ण करना है। वह व्यक्ति के सुख दुख का उदात्तीकरण करके उसे राष्ट्रीयता, व्यक्ति का जो सुख दुख है ना, उसको, मैंने आपको कहा कि एक अलसाई हुई नायिका के माध्यम से पूरे राष्ट्र को जगाने का संदेश प्रसाद जी दे रहे थे। वह व्यक्ति के सुख दुख का उदात्तीकरण करके उसे राष्ट्रीयता, अंतरराष्ट्रीयता और सर्वात्मवाद तक पहुंचा देता है। सर्वात्मवाद, देखो, राष्ट्रीयता से बड़ी है अंतरराष्ट्रीयता, लेकिन राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता से सबसे बड़ी है सर्वात्मवाद। ये सर्वात्मवाद का जो बीज है ना, ये हमें कहां देखने को मिलता है? ईशावास्य उपनिषद है। ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा ना, ज्यादा विस्तार से नहीं हो रहा ना? तो ये जो कवि जो था वो राष्ट्रीयता, अंतरराष्ट्रीयता से आगे बढ़कर के सर्वात्मवाद तक अपने भावों को पहुंचा देता है। मुझे ध्यान आ रहा है, ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधः कस्य स्विद्धनम। कि संपूर्ण संसार ईश्वर से व्याप्त है, जहां मैं देखता हूं, जहां नहीं देखता हूं, अंदर बाहर सर्वत्र ईश्वर है, वही सर्वात्मवाद है। प्रसाद ने आंसू के उत्तरार्ध में आंसू की घनीभूत पीड़ा को दुख दावा से दग्ध, विश्व की पीड़ा से, जो दुख दावा, जो दावाग्नि जानते हो ना, दुख रूपी जो अग्नि है, उससे दग्ध विश्व की पीड़ा से जोड़कर इस जग के वृंदावन बन जाने की कामना की है। कितनी सुंदर पंक्ति है कि प्रसाद ने जो है आंसू के उत्तरार्ध में आंसू की जो घनीभूत जो पीड़ा जो थी, उसको दुख दावा, दुख रूपी अग्नि से जला हुआ मानते हुए उसको पहले विश्व की पीड़ा से जोड़ा। हमारी पीड़ा ऐसी है कि हमारी पीड़ा हमें खुद को होती है तब लगती है, लेकिन छायावाद का कवि ऐसा नहीं कर रहा था, वो संपूर्ण मानवता से प्रेम कर रहा था। यह आपको ध्यान रखना है। तो वो उत्तरार्ध में आंसू की घनीभूत पीड़ा को दुख दावा से दग्ध, विश्व की पीड़ा से जोड़कर इस जग, पूरा जग जो है ये वृंदावन बन जाए। वहां पर गोपी और कृष्ण जिस प्रकार से अटखेलियां करते थे, जहां वृंदावन की जैसी समृद्धि जो थी, वैसा विश्व की कामना करते हैं प्रसाद।
इनकी कामायनी शक्तिशाली एवं विजयी बनने का आह्वान करती है। ये हमने कई बार आपको बताया कि शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। अरे मनुष्य को उद्बोधित करता हुआ प्रसाद कहता है, और इसलिए कहा जाता है कि शब्द में वह ताकत होती है। मैं कई बार कहता हूं, शब्दा मार्या मर गया, शब्दा छोड़ियो राज, जिन जिन ने शब्द परखिया उन रो सरियो काज। मित्रों, यहां पर मानव का जन्म होना तो सहज है, लेकिन उसको कहा कि शक्तिशाली बनना, शक्ति की उपासना। राम की शक्ति पूजा में राम शक्ति की, उसी शक्ति की उपासना कर रहे हैं। कवि संकेत के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है, मैं राम की शक्ति पूजा आपको पढ़ूंगा। आनंद से सरोबार हो जाती है पूरी सृष्टि, ऐसी अद्भुत कृति है। शक्तिशाली होकर के उसको विजयी, क्योंकि शक्तिशाली होगा तभी विजयी बनेगा, और जब विजयी बनेगा तभी संपूर्ण विश्व में उसका जयगान जो है जयगान होगा। यह आपको ध्यान रखना है। प्रसाद जी लिखते हैं यहां पर राष्ट्रीयता जो है वो क्या कह रहे हैं, सुनिए मेरे साथ, गुनगुनाइएगा। अरुण ये मधुमय देश हमारा, गाइए मेरे साथ। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंचे अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जहां पहुंचे अनजान क्षितिज को, जहां पहुंच करके अनजान जो क्षितिज है उसको भी एक सहारा मिलता है। भारत की भूमि ऐसी है, तभी वसुधैव कुटुंबकम की उपासना करते हैं, तभी हम विश्व गुरु है। जहां पहुंचे अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। निराला ने शिवाजी का पत्र, जो इनकी कृति है, उसमें मुगल शासन को साम्राज्यवादी कहा है। यह पूछा जाता है, राम की शक्ति पूजा में निराला जी ने अन्याय जिधर है उधर शक्ति लिख करके एक नई स्थापना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो, अन्याय जिधर है शक्ति उधर है। हम तो उल्टा पढ़ते हैं कि न्याय जिधर है शक्ति उधर है, लेकिन यहां पर अन्याय की बात हो रही है। जब रावण जो है जिस प्रकार से मेघनाद कर रहा था युद्ध में, विभीषण युद्ध में जो भीषणता दिखा रहा था और जीत की तरफ जब बढ़ रहा था, तब विभीषण से राम कहते हैं कि विभीषण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। आज का युग जो है उसमें जिधर अन्याय है उधर ही शक्ति है। यह लिख करके अन्यायी और शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यवाद से निपटने के लिए, अब वो रावण कौन था, अंग्रेज थे, तो वहां उनके पास अन्याय था और अन्याय होते हुए भी उनके पास शक्ति है। नियम तो यह है कि जहां न्याय है वहां पर शक्ति है, लेकिन राम कह रहे हैं कि जिधर अन्याय है उधर शक्ति है, इसलिए करो शक्ति की उपासना। इसलिए शक्ति की उपासना, और वो शक्ति से आह्वान करते हैं कि अन्याय का साथ छोड़ दो और न्याय की शरण में आ जाओ। अन्याय जिधर है उधर शक्ति लिखकर अन्यायी और शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यवाद से निपटने के लिए केवल धर्म, न्याय और विवेक को अपर्याप्त बताते हैं। केवल धर्म, न्याय और विवेक नहीं है, शक्ति की आराधना का प्रस्ताव यहां पर करते हैं। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये टॉपिक क्लियर हो गया तो बताइएगा। हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय स्वाधीनता, देश प्रेम, राष्ट्रीय जागरण के साथ में शक्ति की उपासना, इसलिए वो शक्ति का काव्य है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्लियर हो गया तो एक बात थम्स अप कीजिएगा, यदि क्लियर हो गया तो। ओके, चलिएगा। तो मित्रों आगे लिए चलता हूं। तीसरी लाइन, प्रकृति का चैतन्यीकरण है। सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे सुंदर विशेषता है, और मनुष्य की प्रकृति से और ज्यादा कोई, यूं कहूंगा कि कोई सहचरी नहीं हो सकती जो निस्वार्थ भाव से मनुष्य के साथ रहे। ओके, ग्रेट, आनंद के साथ पढ़िएगा। प्रकृति का चैतन्यीकरण है, मानवीकरण है। छायावाद में प्रकृति का चैतन्यीकरण किया गया है, या मानव हृदय एवं प्रकृति के संबंध को सौंदर्य की दृष्टि से ऐसे बांध दिया गया है, कैसे कि वे उसके चाहने पर भी छूटने का कोई मार्ग न खोज सका। प्रकृति और मनुष्य कैसे वापस घनिष्ठ हो गए। फलतः उल्लास है। प्रकृति को कभी पेड़ को उदास देखा है क्या? कभी किसी गाय भैंस को उदास देखा है क्या? कभी चहचहाता पक्षी जो है उसको उदास देखा है क्या? वो अनंत क्षितिज की, अनंत आकाश की यात्रा करता है, चहचहाता है, कभी उदास नहीं देखा ना उल्लास। वहां पर पीड़ा, उन्माद और रागात्मक संवेदना आदि की लिखावट काफी साफ है। पंत का पल्लव जो है, जिसको हमने जो है उसको मैनिफेस्टो का, छायावाद का, प्रसाद की कामायनी, निराला का परिमल काव्य संग्रह है, और महादेवी की यामा जिस पर पुरस्कार मिला था, प्राकृतिक सूक्ष्मा के अक्षय भंडार है। जगह जगह प्राकृतिक सूक्ष्मा यहां पर भरी भरी है।
इसमें इंद्रियता भी है, पावनता भी है, इंद्रियता भी है, साथ में पावनता भी है। यहां प्रकृति की प्रत्यय इतनी पारदर्शी है कि इनमें नारी के समस्त सौंदर्य को देखा जा सकता है। क्या कह रहे हैं कामायनी आशा सर्ग में जयशंकर प्रसाद, पगली हां संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल। ऐसे नहीं लग रहा कि किसी नायिका को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन यहां प्रकृति को कह रहे हैं। पगली हां संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल, ये प्रकृति जो है उसको संबोधित करते हुए जो है पूरी इसका मानवीकरण कर रहे हैं, और यूं कहूंगा कि उसमें नायिका खोज रहे हैं। देख बिखरती है मणिराजी, अरे उठ बेसुदा चंचल, तू उठ खड़ी हो और अपनी रक्षा कर। प्रकृति के माध्यम से जो है जयशंकर प्रसाद ऐसा भाव यहां पर करें, चैतन्यकरण हो गया है। पंत तो प्रकृति के अतुल चितेरे हैं। पंत की चांदनी जो कविता है जिसमें ये हम बात करेंगे, छाया प्रसाद के धरा और रात्रि और निराला की संध्या सुंदरी, बहुत सुंदर कविता है कि मानवीकरण अपने में अनूठे हैं। वो क्या कह रहे हैं, नीले नभ के एक जो है शरद ज्योत्सना से युक्त चांदनी जो है, शरद ज्योत्सना ऐसे लिखते हैं, शरद ज्योत्सना ऐसे लिखते हैं, याद रखना। शरद ज्योत्सना से युक्त चांदनी का मानवीकरण है। चांदनी या चांदनी का वर्णन है, इसमें चांदनी का वर्णन है। क्या कह रहे हैं वो कि नीले नभ, नीला जो आकाश है, उसके शतदल, उसका जो शतदल जो है कमल का भी पर्याय होता है, उस पर बैठी है वो चांदनी। कहां दिख रही है उसको, फूलों पर, उसके प्रकृति में दिखाई दे रही है। चांदनी बैठी है, मानवीकरण है कि नहीं है, बैठना मनुष्य का धर्म है, मानवीकरण हो रहा है। नीले नभ के शतदल पर बैठी वे शारद हंसिनी, ये हंसिनी जो है ना, हंसिनी कहीं कहीं पर शारद हासिनी भी आता है, हासिनी भी आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो मानी शरद ज्योत्सना युक्त जो चांदनी है, हासिनी और हंसिनी दोनों का वर्णन इसमें है। हासिनी कहूंगा तो चांदनी हो जाएगी, हंसिनी कहूंगा तो पक्षी हो जाएगा। पक्षी भी सद्दल पर बैठता है, और चांदनी को भी यहां बिठा रहे हैं। मृदु है उसके, मृदु मनी जो कोमल है, करतल, उसके करतल जो है कोमल है, करतल मनी हथेलियां, और शशि मनी चंद्रमा जो है उसको मुख पर धरा हुआ है। चांदनी तो चंद्रमा की होती है, वो अनिमिष है। ऐसे आता है, ये उल्टा हो गया, ये नीरव पहले आएगा। वो नीरव बिल्कुल शांत है, अनिमिष। चांदनी ऐसी है कि पलक भी नहीं झपकारी है, लेकिन साथ में वो एकाकिनी है। सर आपका आशीर्वाद मिल गया, अब हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, रेखा कागट, बस भाव के साथ पढ़ते रहिएगा, आनंद के साथ पढ़ते रहिएगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रकृति का जो चैतन्यकरण। देखो इसके अंदर चांदनी जो है ना, उसको क्या बना दिया, एक नायिका बना दिया, क्योंकि बैठने का काम किसका है, नायिका का काम है। और जो है मृदु कृतल किसके होते हैं, किसी नायिका के होते हैं, लेकिन वो चांदनी को कर रहे हैं। और शशि मुख पर धारण चांदनी कर रही है, लेकिन वास्तव में यहां नायिका का आरोपण है, यह आपको ध्यान रखना है। चलेगा, प्रसाद कामायनी में कहते हैं, सिंधु सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठ सी, प्रलय निशा की हलचल, स्मृति में मान किए सी ऐंठी सी। अब यहां प्रकृति को मान किया है, मान रूठ जाती है ना नायिका, और नायिका रूठ करके अपने नायक से जैसे दूर चली जाती है, वो ऐंठ जाती है, वैसी प्रकृति का मानवीकरण यहां पर कदम कदम पर आपको दिखाई दे रहा है। सिंधु सेज, सिंधु उपमेय है, सिंधु जो है वो उपमेय है, सिंधु को सेज बना दिया और धरा को ही वधु बना दिया, ये धरती को वधु बना दिया। देखो कितनी सुंदर चीज है, सिंधु सेज पर धरा वधु, रूपक अलंकार है। अब तनिक वो सिंधु रूपी सेज पर धरा रूपी वधु संकुचित होकर के बैठी है, और प्रलय निशा की हलचल, जो प्रलय निशा आई थी, प्रलय की जो रात्रि हुई थी, उसकी हलचल की स्मृति उसको आ रही है, लेकिन उस स्मृति में वो जो धरा रूपी जो वधु है वो मान करके, मनी की रुष्ट होकर के जो है वो बैठी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलेगा, थर्ड ग्रेड टीचर बन गया, मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना है, अनीता बादल, बहुत शुभकामनाएं, बिल्कुल बन जाओगे बेटा। बस ये जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लो, इसके बाहर कुछ मत पढ़ना। हम बात कर रहे हैं साथियों, प्रकृति का मानवीकरण कैसे हो रहा है, प्रकृति का चेतन, जो अचेतन प्रकृति है उसको चेतन बना करके कवि हमारे सामने नचा रहा है। इसमें नहीं जानने वाला आदमी यही कहेगा कि किसी नायिका का वर्णन है, लेकिन प्रसाद जो है वो कामायनी में यहाँ प्रकृति का चित्रण कर रहे हैं, और उसमें मानवीकरण का आरोप हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रिय मित्रों, यहां पर निराला संध्या सुंदरी, एक तो वो दिवस का अवसान समीप था वो वाला है, यहां पर वो कहते हैं दिवस अवसान का समय मेघ में आसमान से। दिवस अवसान मनी भगवान भास्कर अस्ताचल पर जा रहे थे,
दिवस अवसान का समय था और मेघ से युक्त आसमान से उतर रही है। कौन उतर रही है? अब जैसे उतर रही देखते हैं तो लगता है कि कोई नायिका उतर रही है, लेकिन कौन उतर रही है? संध्या। और संध्या रूपी सुंदरी, और वो कैसी है? एक परी सी है जो कोमल भावों से युक्त है, और वो धीरे 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 उतर रही है। यह है मानवीकरण। मैंने जितना हिंदी साहित्य पढ़ा, छायावाद में जो प्रकृति को पढ़ने का जो आनंद है, और जीवन में समय मिल जाए तो फर्स्ट ग्रेड के बाद में, कॉलेज लेक्चर के बाद में, जो भी आपका उद्देश्य है, जो है निराला, जिसको पंत को जो है जरूर पढ़ना चाहिए हिंदी साहित्य में, नहीं तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। ये भी सत्य है। बहुत यूं कहूंगा कि एक ऐसा, हालांकि तो निराला की है, लेकिन एक ऐसी अद्भुत छटा उनके काव्य में देखने को मिलती है, जाने वो प्रकृति का जो है वर्णन करने के लिए इस भारत की भूमि पर अवतरित हुए होंगे, ऐसा लगता है। तो दिवस अवसान का समय मेघ रूपी आसमान से जो है उतर रही है। कौन? संध्या। और वो बहुत सुंदर है, वो परी सी लग रही है, लेकिन धीरे धीरे उतर रही है। अतः छायावाद में प्रकृति के वे विविध वर्णी और विराट चित्र मिलते हैं जिनका द्विवेदी युक्त का भाव रहा। नारी भावना और प्रणयानुभूति। देखो, ये प्रणयानुभूति, नारी से प्रणय की अनुभूति है। नारी यहां भोग का विषय नहीं है। थोड़ा फास्ट चलते हैं। छायावाद सौंदर्य सरोवर की तरंगों से उद्वेलित प्रणयानुभूति का काव्य है। मित्रों, सौंदर्य सरोवर, सुंदरता का सरोवर की तरंगों से उद्वेलित है, और प्रणय अनुभूति का, प्रणय जो है उसमें आसक्ति नहीं होती, कामना नहीं होता, भोग का भाव नहीं होता, प्रणय अनुभूति का काव्य है। इसमें सौंदर्य की सूक्ष्म से अति सूक्ष्म अनुभूतियों की अभिव्यंजन भी है, एवं प्रणय वेग की स्थिति में प्रणय से संबद्ध अनेक मानसिक अवस्थाएं, ध्यान रखना, मानसिक अवस्थाएं हुई है। आकुलता है, आवेग है, तल्लीनता है, साथ में निराशा भी है, कहीं अतृप्ति का भाव भी है, स्मृति, अभी हम बात कर रहे थे, स्मृति भी है, विषाद है, आदि का अभिनव चित्रण मिलता है। प्रणय की इन्हीं स्थितियों की अभिव्यंजना के साथ साथ नारी के प्रति पवित्र पूज्य और श्रद्धा भाव व्यक्त हुआ है। पूछ ले कि हिंदी साहित्य का कौन सा कालखंड है जिसमें नारी के पवित्र पूज्य और श्रद्धा भाव व्यक्त हुआ है, तो वो है छायावाद। और नारी की खोई हुई अस्मिता को पुनरुज्जीवित करने वाला काल द्विवेदी युग है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन नारी के प्रति पूज्य और श्रद्धा भाव व्यक्त करने वाला जो कालखंड है, वो आज वही है जिसको हम पढ़ रहे हैं। प्रसाद ने नारी को आदर्श श्रद्धा के रूप में देखा है, जो रागात्मक वृत्ति का प्रतीक है। जो राग वाली वृत्ति जो है, नारी के साथ किस तरह से कोमल भावों से युक्त मनुष्य को होना चाहिए। नारी समर्पण दिखाती है साथियों, लेकिन उस समर्पण के बदले वो श्रद्धा का भाव मांगती है पुरुष से। मनुष्य को मंगल एवं श्रेय के पथ पर ले जाने वाली है। आज तक का ये बात है कि नारी ही वो शक्ति है जिसने तुलसीदास को जगाया, नारी ही वह शक्ति है जिसने रामकृष्ण प्रेमहंस को जगाया, जिसने कालिदास को जगाया, और यूं कहूंगा कि नारी के कारण भगवान राम राम बने थे। तो नारी जो है मनुष्य को मंगल और श्रेय के पथ पर ले जाने वाली है। निराला जो है, उन्होंने विधवा नारी को इष्ट देव के मंदिर की पूजा कहा है, जहां पर द्विवेदी युग में विधवा नारियों के ऊपर जो काम हुआ था वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। और वो जो है निराला मानी छायावाद में आकर के विधवा नारी जो है वो अब उसका आदर्शन नहीं रहा, उसको अछूत नहीं माना गया, अपितु इष्ट देव के मंदिर की पूजा कहा है। द्विवेदी युग में प्रेम, नैतिकता और सदाचार की कोठरी में जो कैद रहा था वो वापस जागृत हो जाता है। इनसे अवगत होकर छायावादियों ने प्रेम एवं इंद्रिय तथा उदात्त रूपों की पूरी वास्तविकता के साथ ग्रहण किया है। वस्तुतः छायावाद में प्रेम तन से मन की ओर गया है, तन से मन की ओर गया है। उसमें वासना, जैसे हम जायसी काव्य पढ़ते हैं, लौकिक धरातल से प्रेम हुआ, इश्क हकीकी से शुरू हुआ, इश्क मजाजी से शुरू हुआ प्रेम, इश्क हकीकी की यात्रा करता है। वैसे ही यहां पर प्रेम जो है वो तन से मन की ओर गया है, उसमें वासना संस्कारित हो गई है। वह त्याग एवं पावनता का समीकृत एक सामूहिक रूप है। छायावाद में प्रेम का जो उदात्तीकरण मिलता है वह उसकी कविता, पहले की कविता में कहाँ है। प्रसाद क्या कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात है, क्या कह रहे हैं, मेरे साथ गाइएगा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। बोलिए, पीयूष स्रोत सी बहा करो। कैसी उपमा है कि अमृत का जैसे स्रोत, जैसे अमृत बिना किसी बाधा के बहता है।
नारी तुम केवल श्रद्धा हो, जिसमें विश्वास रजत नग पग तल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। छायावादी कवि ने नारी पूजा और श्रद्धा की प्रतिमा बनकर आई है, उसका स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म और सूक्ष्मतर वर्णन हुआ है। अब समझ में आ रही है सारी चीजें। प्रसाद ने तुम केवल श्रद्धा हो कहकर और पंत ने देवी का मां सहचरी प्राण कहा कहकर उसके प्रति अपनी श्रद्धा जो है व्यक्त की है। इस काव्य में नारी का सौंदर्य भी अकृत्रिम है, जहां पर नारी जो है ना वो फूल से कोमल नहीं बताई गई है, कुछ और रूप में। उदात्तीकरण जो है, उदात्तीकरण का मतलब ये होता है उदात्त विचार होते हैं। जैसे उदात्त, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं क्या? जैसे लोंजाइनस का उदात्त तत्व है, जिसमें सामान्य से विशिष्ट बनने की प्रक्रिया, जिसमें बड़ा गहन, यूं कहूंगा कि गहन साम्य जिसमें होता है, यूं कहूंगा कि भावों का जो उत्कर्ष है, यूं कहूंगा कि जो उत्कृष्ट भाव है, उत्कृष्ट जो भाव है वही उदात्त है। और जो अनुदात है, मानी कि जो उदात्त नहीं था उसको उदात्त बना देना ही उदात्तीकरण है। यह आपको ध्यान रखना है। जो पहले उदात्त नहीं था लेकिन उसको उदात्तीकरण बना दिया, यहां पर अभी हमने पढ़ा है ना, वह त्याग और पावनता का समीकृत रूप है। छायावाद में प्रेम का जो उदात्तीकरण, मानी पहले जो उदात्त नहीं था उसको उदात्त बना दिया गया, वह इससे पहले की कविता में नहीं है। इसका मतलब यह है बेटा। तो यहां पर इस काव्य में नारी का सौंदर्य अकृत्रिम है, अप्रतिम है। इसका चर्म वासना का नहीं है, ये चमड़े के व्यापारी नहीं है, अर्चना का विषय है नारी यहां पर। यह आपको सर आनंद आ गया, चलेगा? ओके मित्रों, ये नारी सौंदर्य के वे चित्र है जिसमें पर्याप्त सूक्ष्मता एवं व्यंजकता है। पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी सभी में नारी के प्रति ऐसा ही सूक्ष्म सौंदर्य, दर्शी एवं पावन भाव हमें देखने को मिलता है। मित्रों, कल्पना की विवृत्ति और अतिशय भावुकता महत्वपूर्ण विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है। छायावाद की कविता में मनोजगत की वाणी का प्रकट करने, मनोजगत की, मन का जो जगत है उसकी वाणी को प्रकट करने का साहस जो है, प्रयत्न किया गया है। बात कर रहे हैं कल्पना। कल्पना क्या चीज है? देखो, कल्पना हम आगे चल के पढ़ेंगे भी, ये वाद भी है, आपको ध्यान रखना है। बिना कल्पना के कविता के पंख नहीं लग सकते, बिना कल्पना के एक कदम भी कविता नहीं चल सकती, ये आपको ध्यान रखना है। तो कल्पना जो कि कविता का आवश्यक तत्व है, उस कल्पना की पूरी विवृत्ति मानी व्याख्या है और अतिशय भावुकता है। कल्पना के साथ में अतिशय भावुकता भी इस काल के कवियों को देखने को मिलती है। क्यों ऐसा हुआ, समझना बात को। छायावाद की कविता जो थी वो आत्मनिष्ठ कविता थी। बाह्य जगत की अपेक्षा आंतरिक जगत की बात कवि कर रहे थे। मनोजगत की वाणी को प्रकट करने का प्रयत्न कर रहे थे। और इस मनोजगत के सूक्ष्म सत्य को, मनोजगत में, मन के जगत में जो छिपा हुआ जो सूक्ष्म सत्य है, उसको साकार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उर्वरा कल्पना शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। बिना कल्पना के आप क्या मन के सत्य को उद्घाटित कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो आपसे कोई पूछ ले कि छायावाद में कल्पना की विवृत्ति और अतिशय भावुकता कैसे, तो आपको ध्यान रखना है कि छायावाद का जो कवि था वो मनोजगत का, मन का जो जगत है उसको अभिव्यक्त कर रहा था। और उसको अभिव्यक्त करने के लिए, क्योंकि मनोजगत जो है वो सूक्ष्म होता है और सूक्ष्म भावों का जो है सूक्ष्म भावों को उद्घाटित करने के लिए कल्पना की आवश्यकता होती है। और इसलिए इस काव्य में सर्वत्र कल्पना का उपयोग हुआ है। आगे हम बात करेंगे। इस काव्य धारा में कल्पना अतिरेक की प्रवृत्ति इतनी बढ़ी हुई है कि कल्पना ही कविता का पर्याय बन गई। महत्वपूर्ण करोगे, कौन सा काल था जिसमें कल्पना ही कविता का पर्याय बन गया था? छायावाद। इसी आधार पर पंत जो है, पंत कहते हैं कि कल्पना के ये विवल बाल, कल्पना को विवल, एक बालक बना दिया। कल्पना के ये विवल बाल, आंख के अश्रु, हृदय के हास, वही कल्पना है। पूछा जा सकता है किसकी पंक्तियां हैं। और निराला ने कविता को कल्पना के कानन की रानी पूछा गया है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा कवि है जिसने कविता को कल्पना के कानन मानी जंगल की रानी कहा है? कविता को कल्पना के जंगल की रानी कहने वाला कौन है? बोलो, निराला है। संबोधित किया जिस कल्पना को दिनकर कहते हैं व्योम कुंजु, आकाश के जो कुंज है उसकी परी अई कल्पना का भी साकार कर दिया, कल्पना का भी मानवीकरण कर दिया। क्या बात है। व्योम कुंज मानी आकाश के जो कुंज है, कुंज समझते हो, जो फूलों के बाग उद्यान जो है, उसकी परी बना दिया कल्पना को। अई कल्पने, और ये कल्पना तो क्या चीज है? तो व्योम कुंजु की परी है।
निराला कल्पना कविता को कल्पना के कानन की रानी कहता है। पंत जो है कल्पना को विवल बाल के समान, आम के अश्रु के समान, हृदय के हास के समान बताते हैं, जबकि दिनकर व्योम कुंजों की परी बताते हैं। और वह छायावादी कविता की प्राणद शक्ति है। मित्रों, कवि पंत क्या लिखते हैं? वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान। उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समा, यत् क्रोच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। जब महाकवि वाल्मीकि जो है वो उस क्रौंच पक्षी की दुखद घटना से कविता की सर्जना करते हैं, उसी को आधार बना करके कवि पंत कहते हैं वियोगी होगा पहले कवि। वाल्मीकि में वो वियोग नहीं होता, क्रौंच और क्रौंची का वियोग नहीं होता, उसको तड़पते हुए नहीं देखते, कविता कभी नहीं बन पाती। और यही ध्यान रखना है कि वो कवि कह रहे हैं, पंत कह रहे हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, और वो आहा से उपजा होगा। जो क्रौंच और क्रौंची की जो आहा जो थी, जो वेदना जो थी, उनकी पीड़ा जो थी, उनकी जो छटपटाहट थी, उससे निकला है, हृदय से अपने आप कविता हो गई है। उमड़कर आंखों से, अब यहां पर विशेषण विपर्यय है, उमड़ना आंखों से हो रहा है, विशेषण विपर्यय है, ये आपको अलंकार है। ये उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अजान। एक अनजान कविता जो है वो आंखों से उमड़ करके, आंखों से टपक करके और वो बही होगी, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सुंदर बात है। कल्पना भक्ति काव्य में थी, किंतु वहां एक मर्यादा की डोर से बंधी रही। तुलसी की कविता इसका साक्ष्य है। इसी प्रकार रीति युगिन में भी कल्पना की गई, किंतु आश्रयदाताओं की इच्छाओं के बंधनों की दीवार वहां भी रही। बिहारी का काव्य इसका प्रमाण है। जब बिहारी का पूरा काव्य कल्पना वाली है, जब यही कल्पना छायावाद में पहुंचती है तो नए रूप रंग में एक पुनर्जीवित वो होकर के उठती है। ये आपको ध्यान रखना है। निराला ने यमुना को देख करके क्या कहा कि स्वप्नों सी उन किन आंखों की पल्लव छाया में अम्लान, यौवन की माया सा आया मोहन का सम्मोहन ध्यान। जो मोहन का जो सम्मोहन है वो इसी यमुना नदी के तट पर ही जो है मोहन। यहां पर अभी कृष्ण चाहे मौजूद थे कि नहीं थे निराला के समय, लेकिन उसका सम्मोहन जो है वहां पर आते ही उनको मिल जाता है यमुना तट पर। महादेवी वर्मा ने ठीक लिखा है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। अतः कल्पना, ये पढ़ा चुका हूं, अतः कल्पना बहुरंगी और विविध रूपी है, परंतु वैभव की दृष्टि से वे आज के यथार्थ के पर्याप्त निकट है। ये स्थिति छायावाद के अमर कवि प्रसाद की इन पंक्तियों से प्रमाणित होती है। कहते हैं कि प्राची में फैला मधुर राग। प्राची बनी जो पूर्व दिशा है उसमें फैला मधुर राग, जिसके मंडल में एक कमल खिल उठा सुनहला भर पराग। ये कल्पना है। अतः प्रकृति काव्य होने के कारण छायावाद में सूक्ष्म रेखाओं की बहुलता और दीप्त रंगों का प्रसार स्वाभाविक ही माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अवसाद, नैराश्य और वेदना। मित्रों, यहां से चलेगा क्या मैं पढ़ाता रहूं? क्या सर संभव है कि स्वयंभू आदि कवि की पंक्तियों के अनुवाद कर सके उसे भाषा का हिंदी में? हाँ, बिल्कुल प्रयास करेंगे। और जो है मैं जब चाहे वो उसमें आदिकाल में बात करूंगा तब करा दूंगा। चलिएगा। अवसाद है, नैराश्य। देखो यहां पर ये सब कुछ था, उत्साह था, श्रद्धा थी, लेकिन साथ में अवसाद भी है, निराशा भी है और वेदना भी है। ये आपको ध्यान रखना है। प्राय छायावाद को रोमांटिसिज्म से प्रभावित माना जाता है, ये ठीक है, किंतु स्वच्छंदतावाद में जहां उल्लास, आशावादिता और जीवनगत सप्राणता मिलती है, वहां छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत होकर भी, प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, फिर भी उसमें अवसाद है, फिर भी उसमें निराशा है, फिर भी उसमें वेदना है, फिर भी निष्प्राणता का काव्य है। देखो ये कैसा अद्भुत संयोग है। आगे चल के हम बात करेंगे जो भी महान कवि है वो कौन होता है। मुझे तो यूं लगता है कि सृष्टि पे कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो टोटल सकारात्मक हो। विचार करो, इस सृष्टि पर, इस धरा पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो पूर्णतः केवल सकारात्मकता का पुंज हो। ऐसा धरती पर कोई मनुष्य ही नहीं है। और ये चाहे प्रसाद हो, चाहे पंत हो, चाहे निराला हो, भले कवि थे, इनमें उत्साह था, अनंत उमंग था, जागरण की अभिलाषा थी, पूरे देश को जगा रहे थे, विश्व बंधुत्व से आगे बढ़कर के सर्वात्मवाद की बात कर रहे थे। लेकिन साथ में मित्रों
अवसाद भी था, निराशा, वेदना और निष्प्राणता का काव्य भी है। इसका अर्थ यह नहीं कि छायावाद में यही सब कुछ है। देखो, मनुष्य के मन में 9 भाव होते हैं। ये 9 स्थायी जो रस होते हैं वो इनबिल्ट होते हैं। अरे मैं प्रेम करता हूं, मैं क्रोध करता हूं तो हंसता भी हूं, और हंसता हूं तो मैं रोता भी हूं, रोता हूं तो मुझ में जो है विस्मय भी है, अद्भुत भी है, घृणा भी है, जुगुप्सा भी है, नैराश्य भी है, और ये सब आपको यहां पर देखने को मिलता है। किंतु ये उसका एक संदर्भ जरूर है। कहीं ना कहीं पूरा ऐसा नहीं है, पूरा छायावाद में निराशा नहीं। वैयक्तिकता का जो पहलू पंत प्रसाद निराला महादेव मिलता है, वे भी इसकी एक कड़ी है। क्योंकि चाहे प्रसाद हो, पंथ हो, निराला हो, महादेवी वर्मा क्या कहती है, मैं नीर भरी दुख की बदली, एक जैसे बदली जो पानी से भरी है, वैसे मेरा जीवन जो है वो उसके दुख की बदली के समान है। तो कहीं ना कहीं निराशा भी उनमें देखने को मिलती है। प्रसाद का आंसू वेदना की स्याही से लिखा गया काव्य है। महत्वपूर्ण करोगे तो पंत की ग्रंथि एवं पल्लव की अनेक कविताओं में कवि का भग्न हृदय, जो क्षत विक्षिप्त खंडित हृदय जो है, उसकी वेदना और निराशा प्रतिबिंबित हुई है। साथ ही महादेवी की वेदना एवं नैराश्य जनित अवसाद भावना का संदर्भ पर्याप्त वैयक्तिक है। वो कह रहे हैं कि हार गया जीवन रण, छोड़ गए साथी जन। निराला कहते हैं अर्चना में कि हार गया जीवन का रण, मैं जीवन का रण हार गया हूं, छोड़ गए साथी जन, एकाकी नैश क्षण, एक निशा का ऐसा क्षण, कंटक पथ विगत पाथ। तो ये इस प्रकार की आपको ये भी चीज मिलेगी। निराला का अवसाद मैं अकेला एवं स्नेह निर्जर बह गया मैं भी व्यक्त हुआ है। ये इनकी जो कविताएं हैं। ध्यान देने की बात यह है कि छायावाद स्व अनुभूतियों का काव्य है। महत्वपूर्ण करोगे, अतः वेदना, निराशा और अवसाद के वैयक्तिक भावों का पर्यवसान मानी समाप्ति यहां करुणा में होता गया। छायावाद का कवि जिस पीड़ा का वैयक्तिक स्तर पर भोगता रहा है, वही उसने समष्टि के धरातल पर देखी। मैंने आपको बताया था कि पीड़ा ऐसी घनीभूत बन गई थी कि जो एक की जो पीड़ा थी, जो है निराला कहते हैं कि मैं शैली अपनाई, लेकिन जब किसी और का दुख देखा तो झट वेदना उमड़ आई। ये भी आपको ध्यान रखना है। वो पूरी की पूरी व्यष्टि मानी व्यक्तिगत, वो व्यष्टि जो वैयक्तिक स्तर पर जो थी ना, वो समष्टि के धरातल पर आकर के खड़ी हो जाती है। प्रसाद जब लिखते हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वे आज बरसने आई। पीड़ा भी आंसू बनकर के बरसने आती है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं वेदना, तड़फन, निराशा, अवसाद भी हम देखते हैं। तो उनके निजी जीवन की जो वेदना, जो घनीभूत जो पीड़ा थी, जो उसके केवल उसके मस्तक में सोई हुई थी स्मृति के रूप में, वो आज जब दुर्दिन आया, जब बुरा दिन आया, तो आंसू बन करके संपूर्ण जगत के सामने बरसने लग गई। यानी उनकी निजी वेदना विश्व वेदना की धारा से एकीकृत होती जान पड़ती है। अतः स्पष्ट है कि छायावाद की वेदना निजी आंसुओं से गीली होकर भी सभी के मन में स्थान बनाती गई। ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। आगे हम बात करेंगे पलायन भाव से, जो है कुछ और एक रहस्यात्मकता, बहुत अच्छी विशेषता है। मुझे लगता है कि एक ही क्लास में इतना ज़्यादा देना शायद लंबा हो जाएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे हम लोग बात करेंगे। हाँ, विकास जी दिव्य कीर्ति जो हैं दृष्टि वाले, बताइएगा कोई काम है तो चलेगा। तो मित्रों, ये बातें जो थी, मुझे लगता है कि छायावाद को आपने बहुत अच्छे से सुना है, और शायद मुझे लगता है कि इसके साथ आप जुड़ भी गए हैं। एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि छायावाद तो कुछ हार्ड लग रहा है। मैंने उसे संकल्प लिया था कि छायावाद आपका सबसे प्रिय विषय नहीं बन जाए तो मुझे कहना। और ये पक्की बात है कि जब समाप्ति की तरफ होगा, जब पूर्णाहुति होगी, तो मानो कि छायावाद रूपी एक शिशु आपके अंदर जो है वो सदैव के लिए जीवित रहेगा। बस इन भावों के साथ जुड़ करके आपको जो है घनीभूत गणा वाला, हाँ वही घनीभूत मानी घना वाला, बहुत ज़्यादा जो घनीभूत जो गहरी जो पीड़ा जो थी, वो जो है वो जो है आंसू के बदले जो इस पूरी विश्व के सामने बन करके आती है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।